हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विनय फ्रॉम फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग उत्तर प्रदेश जो असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था यूपीएचएससी का, उसका जो पार्ट वन है उसको सॉल्व करने वाले हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि जो पेपर था वो दो पार्ट में डिवाइड था। फर्स्ट 30 क्वेश्चंस जो हैं वो आपके जनरल नॉलेज के थे, और बाकी 70 क्वेश्चंस जो थे वो मेरे प्यारे बच्चों आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड थे। तो आज हम फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स साइंस का जो पेपर है उसको करेंगे। उसके पहले 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं अगली क्लास जब लूंगा उसमें फिजिकल एजुकेशन के जो 70 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनको कराऊंगा। तो आप अपने जो 30 क्वेश्चंस हैं उनका जो भी आपको देखना है वो देख लीजिए। हम लोग अभी इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलते हैं सीधा सीधा क्वेश्चन पेपर पे। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट चलते रहेंगे और हम लोग आगे चलते चलते इन सब चीज़ों को देखते रहेंगे। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन था, अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन हो सकते हैं। ये स्टूडेंट ने मुझे क्वेश्चन पेपर भेजा है। और ऐसे ही अगर आपको कोई अगर किसी भी स्टेट का पेपर मिलता है तो आप वो डायरेक्टली हमें भेज सकते हैं। वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस एंड विल गिव यू द आंसर्स रिलेटेड टू दैट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। पहला क्वेश्चन है कि 19वां जी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? वेयर वाज द 19th G20 समिट वाज हेल्ड? तो ये सीधी सी बात है, भारत में ही आयोजित किया गया था। इसमें तो कोई किंतु परंतु की बात ही नहीं है ना? ये बड़ा आराम से लग जाएगा, क्वेश्चन हो जाएगा न्यू दिल्ली इंडिया। तो इसमें बहुत ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, वहीं थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे जहाँ आपका कोई भी क्वेश्चन आपके आने वाले अगले एग्जाम में आपका हेल्प कर सकता है। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे बच्चों दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। किस तरह की बेरोजगारी जिसमें व्यक्ति किसी का कार्य में होना या अंतर नहीं डालता है? Which type of unemployment in which the presence and absence of the person in a job does not make a difference? एक मतलब इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे ये शहरी भी हो सकती है और गांव की भी हो सकती है मेरे प्यारे बच्चों, जो डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट है इसको बोलते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक खेत है किसी आदमी का और उसके घर में 10 व्यक्ति हैं, ठीक है, और वो आराम आराम से खेत की कटाई कर रहे हैं। राइट, उनमें से कोई एक आदमी अगर चला भी जाए तो बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस टाइप की जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको डिस्टिंग्विश्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं, और इसको हिंदी में आप प्रसन्न प्रछन्न बेरोजगारी भी बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ तो हिंदी इंग्लिश में दोनों में दिया हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, सीधा सीधा पेपर है जिसका फोटो खींच के यहाँ पे हम लोग सॉल्व करना है। नीचे दो कथन दिए हुए हैं। जब कोई जहाज नदी में प्रवेश करता है, समुद्र में प्रवेश करता है, तो वो कुछ ऊपर उठ जाता है। इसका कारण दिया है, समुद्र के जल का घनत्व नदी के घनत्व से अधिक होता है। ये बिल्कुल सही बात है। डेंसिटी डिफरेंस की वजह से ही ऐसा होता है। व्हेन द शिप लीड्स टू द रिवर एंटर्स टू द ओशन इट रेजेस अ लिटिल बिकॉज ऑफ डेंसिटी। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल आप इस तरह से देख सकते हैं। जो डेड सी या रेड सी के नाम से जाना जाता है, लाल सागर, लाल सागर में अगर कोई आदमी गिर भी जाए या कूद जाए कोई आदमी तो वो डूब के नहीं मरेगा, है ना? बिकॉज ऑफ डेंसिटी, वहाँ वाटर की डेंसिटी बहुत ज्यादा है। और सैलिनिटी की बात की जाए तो हाईएस्ट सैलिनिटी वहाँ पे पाई जाती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर करेक्ट। बोथ रीजन और जो असर्शन है दोनों करेक्ट हैं, और जो असर्शन है वो आपका रीजन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। ठीक है, अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। तो कार्टजीना प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? मेरे प्यारे बच्चों, कार्टजीना प्रोटोकॉल की बात करें तो कार्टजीना प्रोटोकॉल बेसिकली जो जैव विविध क्षेत्र हैं, बायोडाइवर्सिटी के जो एरियाज हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक तरह से किया गया था। और कार्जिना प्रोटोकॉल की बात करें तो ये 11 सितंबर 2003 में किया गया था। ठीक है, और ये किसके बात करता है? ये लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ठीक। हाँ, चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। किस शहर में पैरा एशियाई खेल 2023 आयोजित किए गए थे? अभी अब 2023 के खेलों को देखेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों 2023 के खेल आपके गुआंगजो में किए गए थे। ठीक है, ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन आ गया। दूसरा अगला क्वेश्चन भी काफी आसान है कि जो मेगास्थनीज है वो किसके दरबार में राजदूत के रूप में आया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के राजदूत के टाइम में उनके राजदूत बन के उनके दरबार में आया था। ठीक है, गीगाबाइट की बात करें तो गीगाबाइट मेरे प्यारे बच्चों 1024 मेगाबाइट को हम लोग गीगाबाइट बोलते हैं। ठीक है,
आगे चलेंगे। अंडर द यूनियन बजट फर्स्ट टाइम सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर द वेलफेयर हैज बीन प्रपोज्ड फॉर एग्रीकल्चर वर्कर्स। बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए। किस संविधान संशोधन संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया? संवैधानिक दर्जा पहले जो सहकारी समितियां थी उनके पास नहीं था। 97 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा इनको दर्जा जो है वो प्रदान किया गया, संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उससे पहले संवैधानिक दर्जा इनके पास नहीं था। अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज राइट टू एजुकेशन गारंटीड अबाउट द फंडामेंटल राइट? जो फंडामेंटल राइट है एजुकेशन का, वो आर्टिकल 21 क्या करता है, उल्लेखित करता है। ठीक है, इसी के हेल्प से आरटीई जो एडमिशन है वो आपके राइट टू एजुकेशन एक्ट जिसको बोलते हैं 2009 में आया था। ठीक है, इसके अंडर 25% बच्चों को आरटी के तहत एडमिशन दिया जाता है, जो जिनके पास मतलब बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकली स्ट्रांग उनके परिवारजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द मार्केट बेस्ड सिस्टम वेयर द कंपनीज कैन बाय एंड सेल द एमिशन परमिट? एक्चुअली क्या होता है, इसको कार्बन ट्रेडिंग बोला जाता है। जैसे क्या है कि अगर आपने एक कंपनी लगाई हुई है तो हम लिमिटेड अमाउंट में ही क्या कर सकते हैं, कार्बन का उत्सर्जन कर सकते हैं। ठीक है, अगर उससे ज्यादा कर रहा है तो एक कंपनी दूसरी कंपनी से खरीद भी सकती है, कार्बन करेंसी की तरह, एक तरह, है ना। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग इन द सीक्वेंस। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपके पास रॉ डेटा होगा, राइट। रॉ डेटा का क्या करेंगे आप, एनालिसिस करेंगे, फिर उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, और फिर उसके बाद ये हो जाएगा। तो 1 3 4 ये वाला आंसर आपका हो जाएगा। बी आंसर इज द करेक्ट वन। ठीक है, व्हाट इज द बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल अंडर? ये आप लोगों ने कराई होगा। पहले यहाँ 10 लिख लीजिए। ठीक है, और हम लोग क्या करते थे, 2 से इसका डिवीजन करते हैं। ठीक है, फिर 0, फिर 2 से करिए, 2 दूनी 4, तो फिर क्या हो जाएगा 1, फिर 2 से करिए, ठीक है ना, फिर 2 दूनी 4, फिर 0, और लास्ट में क्या रह जाएगा, 2 एकम 2, तो 1010। आंसर क्या हो जाएगा, 10। क्वेश्चन नंबर 14, तमिलनाडु में एक नई राजनीतिक पार्टी तमिला वेंट्रिकाजम किसने बनाई है? जोसेफ विजय चंद्रशेखर ने। बहुत ज्यादा कुछ ये डिफिकल्ट क्वेश्चन है नहीं इसका। निम्नलिखित ग्रहों को उनकी कक्षीय अवधि के आधार पर घटते क्रम में लिख दीजिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, सबसे पहले आती है मरकरी, वीनस, अर्थ, फिर उसके बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लेटो। ये इस तरह से आते हैं। तो इन्हीं के एक पर्टिकुलर क्रम में इनको दे दीजिए। घटते क्रम में देना है तो सबसे पहले क्या आएगा, यूरेनस, तो ये आ गया नंबर 1 पे, तो 4। फिर उसके बाद सैटर्न, मतलब 1 नंबर पे शनि, फिर उसके बाद जुपिटर, 4 1 3 2, 4 1 3 2, ये वाला आंसर नहीं होगा, डी आंसर इसका करेक्ट है। ठीक है, 4 1 3 2। चलिए आगे चलेंगे। निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिजाइन बार कोड रीडर, मतलब जिससे हम इनपुट का इंस्ट्रक्शन किसी भी कंप्यूटर को आप दे रहे हैं या किसी भी मशीन को दे रहे हैं, जहां हम इनपुट दे रहे हैं, मतलब वो हमें कुछ आउटपुट के रूप में नहीं दे रही है। ठीक है, ब्रेले रीडर, मतलब ये क्या करती है, ये ऑडियो के रूप में रीड करके सुनाती है। प्रोजेक्टर आपको दिखाता है, मॉनिटर आपको शो करता है, बट यहाँ क्या करना होता है, यहाँ मशीन को आपको बारकोड दिखाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपीआई का पेमेंट कर रहे हैं, तो उस समय क्या करते हैं, आप बारकोड को स्कैन करते हैं, मतलब इनपुट देते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट अप्लाई टू सोशियोमेट्रिक टेस्ट? सबसे पहले किसने किया था, जेएल मोनरो ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, विच इनिशिएटिव ऑफ यूजीसी एम्स टू एड्रेस द चैलेंज ऑफ डिजिटल लर्निंग इन हायर एजुकेशन? नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसी का काम है। और ये इसके अलावा भी बहुत सारे काम करती है, जैसे स्वयं हो गया, स्वयं का प्रोग्राम है, स्वयं प्रभा के प्रोग्राम, ये सारे आते ऑनलाइन हैं, लेकिन जो नेशनल डिजिटल ऑनलाइन लाइब्रेरी है वो इसकी रिपोजिटरी एक तरह से रखती है। हु वाज अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? सेबी के चेयरपर्सन किसको, माधवी पुरी बुच को किया गया है।
निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों को उसके आयतन के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। सबसे ज्यादा क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन, मतलब 2 नंबर हो गया। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या है? ऑक्सीजन, तो 3 नंबर हो गया। तीसरे नंबर पे क्या होती है? आर्गन, तो 4 नंबर हो गया। और लास्ट में चौथा, 2 3 4 1 क्या बन रहा है? 2 3 4 1, सी इज द करेक्ट आंसर। आंकड़ों की गणना के लिए किस MS एक्सेल का यूज करते हैं? कुछ देखना ही नहीं है, आसान क्वेश्चन है एकदम। विच ऑफ द फॉलोइंग समवर्ती सूची निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? देखिए, एजुकेशन समवर्ती सूची में आता है, वेट एंड मेजर्स आता है, एडमिनिस्ट्रेशन आता है, पब्लिक जो है वो क्या है? वो आपका समवर्ती सूची में नहीं है। बेसिकली 3 सूचियां होती हैं। कौन सी? एक होती है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट होती है। फिर उसके बाद स्टेट लिस्ट होती है, और एक होती है कंकरेंट लिस्ट। तो ये बाकी सब कंकरेंट लिस्ट में आते हैं। जो पब्लिक हेल्थ है वो आपकी किस में आती है मेरे प्यारे बच्चों? स्टेट लिस्ट में आती है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं कोविड महामारी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डाउट में, इसका आंसर इसलिए है, थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा। सेलेक्ट द ऑर्डर। अब इसने ऑर्डर ये नहीं बनाया, वर्स इफेक्ट सेक्टर। ना तो इसने ये बताया कि बढ़ते हुए क्रम में है, ना ही ये घटते हुए क्रम में है। तो या तो इसका आंसर ए होगा, या तो इसका आंसर डी होगा। जैसे वर्स इफेक्ट देखें, बढ़ घटते हुए, घटते से बढ़ते हुए क्रम, असेंडिंग ऑर्डर में देखेंगे तो सबसे कम इफेक्ट पड़ा था एग्रीकल्चर, उससे ज्यादा सर्विस सेक्टर पे, और सबसे बुरा इफेक्ट पड़ा था आपका इंडस्ट्री पे। अब अगर घटते हुए क्रम में देखोगे तो सबसे ज्यादा इंडस्ट्री पे पड़ा, इंडस्ट्री से कम किस पे पड़ा? सर्विस पे पड़ा, और सबसे कम किस पे पड़ा? एग्रीकल्चर। ठीक है, चलिए मेरे बात बच्चों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। व्हेन स्वच्छ भारत मिशन वाज स्टार्टेड। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? नरेंद्र मोदी जी। आगे चलेंगे। ऑन विच डेट गांधी जी आस्क और द कांग्रेसमैन टू एक्सेप्ट द पार्टीशन ऑफ इंडिया एट ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ये 14 जून 1947 को किया गया था। ठीक है, चलिए आगे चलिए। भारत का पहला सौर मिशन आदित्य L1 का प्रक्षेपित किया गया। आदित्य L1 की अगर बात करो तो आदित्य L1, देखिए बारिश हो रही थी उस समय पे जब इसको प्रक्षेपित किया गया था। और ये कब किया गया था? ये किया गया था सितंबर में। सितंबर में भी अगर इसकी डेट की बात करो तो ये 2 सितंबर को किया गया था। कब किया गया था? 2 सितंबर 2023। ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, विच विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द प्राइमरी एथिकल कंसिडरेशन। क्या है प्राइमरी एथिकल कंसिडरेशन व्हेन कंडक्टिंग रिसर्च इन्वॉल्विंग ह्यूमन पार्टिसिपेशन? इंश्योर स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, utilizing advanced research methodology, maintaining participant anonymity, achieving a large sample size। करेक्ट आंसर है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, हम जिसका भी डेटा ले रहे हैं, रिसर्च आप जो भी कर रहा है, सबसे पहले वो क्या करता है? कंसेंट फॉर्म देता है। राइट, और जो डेटा ले रहा है उसकी गोपनीयता बरकरार रखनी है। इस बात को आपको सुनिश्चित करना होगा, अदरवाइज आपके पार्टिसिपेंट से वो आप पे केस भी कर सकते हैं, और फिर आपको आपको एक अच्छा रिसर्चर तो नहीं माना जा सकता, है ना। क्योंकि कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं रिसर्च के, उनमें से गोपनीयता बनाए रखना पार्टिसिपेंट्स की, जब आप ह्यूमंस को स्पेशली यूज कर रहे हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है ना। हु इंट्रोड्यूस डिस्कवरी लर्निंग मेथड ऑफ इंक्वायरी बेस्ड एजुकेशन? ये किया था जॉनर्ड वर्नर ने। ठीक है, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। जॉन डिवे बहुत सारे बच्चों ने लगाया, लेकिन जॉन डिवे क्या है? इन्होंने किया था लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग। या फिर एक और बात बोल सकते हो इसको, और प्रोजेक्ट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड। तो इस मेथड को इन्होंने वरीयता दी। इन विच ईयर डायआर्की सिस्टम वाज स्टार्टेड? डायआर्की 1919 में स्टार्ट हुआ है, 1935 में नहीं हुआ है। पारिवारिक स्थिति में परिवर्तन के संबंध में पौधों के मौसमी गतिविधियों के समय को क्या कहा जाता है? सीजनल एक्टिविटी जो होती है, और सीजनल एक्टिविटी भी किस पे रिलेटेड हो? एनवायरनमेंट से रिलेटेड, तो उसको फेनोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, इकोलॉजी बोलते हैं पारिस्थितिकी, जैव, उसमें जितना भी जो कुछ भी काम चल रहा है, ठीक है, चाहे वो आपका बायोस्फीयर में हो, चाहे वो, ठीक है, हाँ, तीनों जितने भी हैं। ठीक है, ठीक, गुड गुड। फॉरेस्ट्री में आपका जंगलों से रिलेटेड जो है क्लाइमेटोलॉजी, मतलब
मौसम विज्ञान से रिलेटेड जितनी भी चीजें इसमें आ जाती हैं। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमने फर्स्ट पार्ट करा है आज। हम मैं टाइम देख के कल या परसों में आपको सेकंड पोर्शन जो है उसका भी डिटेल एक्सप्लेनेशन करा दूंगा। तो ये आपका जो पेपर है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं तब तक अगली क्लास में। तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। यही काम है आपका करने का। स्टूडेंट के हाथ में बस पढ़ना है। डोंट too much rely on the result. Result will be always good for you, and hope we'll meet you soon.